ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, बल्कि कॉस्ट मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी पेज 87 की, जहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का अगर आप नॉलेज एरिया देखें तो इसके अंदर टोटल 4 प्रोसेसेस हैं। 3 प्रोसेसेस प्लानिंग फेज के अंदर हैं और एक प्रोसेस जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज का है। जो प्लानिंग फेज के अंदर 3 प्रोसेसेस हैं उसमें प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट है, एस्टिमेट कॉस्ट है, डिटरमिन बजट है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल कॉस्ट का है। तो इन प्रोसेसेस को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज एरिया है कि इसके ज़रिए से हमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट का पता लगेगा और फिर उसको किस तरीके के साथ हम मैनेज कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करते हुए किस तरीके के साथ चेंजेस आती हैं तो उन चेंजेस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये इस नॉलेज एरिया के मेन गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके लिहाज से कुछ काम आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे आप फायर प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेशन कर चुके हैं, इस तरह से आपने इसके लिहाज से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट भी पढ़े हुए हैं। तो आज का लेक्चर मेरी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा आपकी तरफ से इंटरेक्शन की बुनियाद के ऊपर। तो उसके लिहाज से सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आपस में कि ये जो कॉस्ट एस्टिमेशन है ये हम करते क्यों हैं, करने का मकसद क्या है। तो आप में से कोई बताना पसंद करेगा कि ये कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट मैनेजमेंट करने की हमें ज़रूरत क्या है। ये जो बताना चाहे अपना माइक ऑन कर सकता है। ये एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं, बताइएगा, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट को मैयर करने का कोई फायदा नहीं होता। प्रॉफिट जो होता है ना वो पहले से मैयर हो चुका होता है जब आपकी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन हो रही होती है। प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहा होता है, इसीलिए आप उस प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल जमा करवाते हैं और उसको विन करने की कोशिश करते हैं और फिर विन करके लेके आते हैं और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ही ना हो और उसके बारे में आपको पता ही ना हो तो जाहिर है उस प्रोजेक्ट के बारे में काम नहीं किया जाता। ये इस लिहाज से देखें कि आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग से पहले एस्टिमेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, टीम बन चुकी है, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पॉन्सर सारा कुछ हो चुका है, हायर मैनेजमेंट उसकी अप्रूवल दे चुकी है और आप प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को पहले से मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया और आपने कॉस्ट मैनेज नहीं की और एट द एंड जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो मे बी ऐसा हो जाए कि इतना बजट ज़्यादा हो जाए कि आप उसको कर ना सकते हो मैनेज एट द एंड, यानी कस्टमर उस पर कंसेंट ना दे के वो उतना पे कर सकता है आपको जितने का आपने प्रोजेक्ट बना दिया, अगर आपने उसको ऑलरेडी कॉस्ट एस्टिमेट करके नहीं बताई हुई तो। देखिए, इस टाइम पॉइंट के ऊपर एस्टिमेशन जो है वो हम करते हैं लोएस्ट लेवल के ऊपर जाके, हम एक्टिविटी लेवल के ऊपर या वर्क पैकेजेस के लेवल के ऊपर एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। और करने का मेन मकसद ये होता है कि अब आपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, प्लान आउट करके उसको चलाना है, अपने काम करने हैं। तो जाहिर है कि काम करने के लिहाज से आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, आपको पैसे कंज्यूम करने हैं। तो कंज्यूम करने के लिए आपको उन पैसों की पूरी डिटेल का पता होना चाहिए कि किस जगह के ऊपर कौन से और कितने पैसे लगेंगे, कौन इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो उनके लिए फिर काम जो स्टार्ट होता है वो एस्टिमेशन से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आप एस्टिमेट करें कि आपके पास खर्चे कौन कौन से आएंगे फ्यूचर के अंदर, जो प्लान आउट आप कर रहे हैं। तो उसकी एस्टिमेशन लेनी है, फिर आपने उस एस्टिमेशन की बुनियाद के ऊपर अप्रूवल लेनी है कि उन पैसों की आपको अप्रूवल मिले। और फिर आप जब अप्रूवल मिल जाएगी तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास स्पॉन्सर के जरिए से पैसे डिसबर्स होंगे, उसके पास आएंगे और फिर वो उनको कंज्यूम कर सकेगा।
तो इसलिए है यहाँ पे एस्टिमेशन, डिटेल की एस्टिमेशन होनी जरूरी है। ओवरऑल बजट जो होता है प्रोजेक्ट वो अप्रूव हो चुका होता है, लेकिन आप आपने रिलीज करवाना है, तो रिलीज करवाने के लिए आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि इन इन मद के अंदर, इन इन अकाउंट्स के अंदर या इन इन मुख्तलिफ किस्म के एरियाज के अंदर हमारे एक्सपेंसेस होंगे और उनके लिए फिर पैसे वक्तन फवक्तन रिलीज किए जाएं, आप उनको इस्तेमाल कर सकें। तो उस काम को करने के लिए हमारे पास ये एस्टिमेशन करनी जरूरी होती है। अब अगर हम पिमबॉक के अंदर देखें, पेज 87 के लिहाज से देखें, जैसे आपको बताया है कि हमारे पास ये 4 प्रोसेसेस होते हैं। होप सो कि आपको ये पिमबॉक की स्क्रीन नजर आ रही है। जी, पिमबॉक की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, चैट रूम के अंदर रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो इसके अंदर ये 3 प्रोसेसेस है। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस है प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो जैसे प्लानिंग का जो प्रोसेस होता है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो नॉलेज एरियाज के अंदर। तो उनके अंदर इसके अंदर हम करते हैं कि जो इस प्रोसेस के अंदर, जो इस नॉलेज एरिया के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, उन सब को किस तरह से किया जाएगा उसको प्लान आउट किया जाता है। तो प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम ये जितने 4 प्रोसेसेस हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के, इनको प्लान आउट करने के काम करते हैं कि ये कौन करेगा, किस तरह से करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कॉस्ट के लिहाज से क्या पैरामीटर्स यूज किए जाएंगे, कॉस्ट के लिहाज से क्या तरीकाकार होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या अप्रूवल का तरीका होगा, किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की ऑडिट्स किए जाएंगे, किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह को मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लान आउट की जाती हैं। इसके लिए प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट का ये प्रोसेस होता है। इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक से आप वाकिफ रखते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट है, एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं जो कि अभी आपके पास मजीद आएंगी। वो तकरीबन वही हैं जो कि हम ड्यूरेशन एस्टिमेशन के अंदर कर चुके हैं। मीटिंग के जरिए से ये कंडक्ट किया जा सकता है। तो ये मेन टेक्निक्स हैं जिनके जरिए से ये किया जाता है। तो प्लानिंग जो कॉस्ट मैनेजमेंट की है उसके लिए ये प्रोसेस होता है। उसके बाद जो दूसरा मेन प्रोसेस जो असल में आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज द कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है ये आज का हमारा टॉपिक होगा कि किस तरीके के साथ एस्टिमेशंस की जाती हैं। तो एस्टिमेशन और बजटिंग, इसके बाद बजट का हमारे पास प्रोसेस है। तो इन दोनों में आपने फर्क बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने ज़हन के अंदर रखना है कि एस्टिमेशन क्या चीज़ होती है और बजटिंग क्या क्या चीज़ होती है। तो आप में से कोई बताएगा? ये इसको थोड़ा सा हम ऑलरेडी मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर साइड बाय साइड डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टिमेशन में और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है। जी, कोई बताएगा? जो बताना चाहे अपना माइक ऑन कर सकते हैं। एस्टिमेशन में और बजटिंग में क्या फ़र्क होता है? सर एस्टिमेशन में ये होता है कि हम एस्टिमेट्स लगाते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कॉस्ट क्या करेगा, और बजटिंग में ये होता है कि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड क्या कर सकते हैं। सर एस्टिमेशन में हम ये देख रहे होते हैं कि मतलब हम इस हिसाब से हिसाब लगाते हैं कि हमने काम क्या करना है, पर बजट जो है ना वो इस हिसाब से होता है कि हमने ये जो काम करना है ये कैसे करना है, उसको प्रोसेस को फॉलो के हिसाब से जो है ना वो बजट बनता है। कोई एग्जांपल देंगे आप इसमें एस्टिमेशन और बजटिंग बड़ी वाज़ेह तौर पे अलग अलग हो जाए?
सर अगर कोई इवेंट फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज कराना था, उसमें हमने एस्टिमेट लगाया कि हमें फॉर एग्जांपल 10,000 की जो है वो कॉस्ट आ रही है उस इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, और हमें बजट एलोकेट हुआ है 8,000, तो हमने उसको कट शॉर्ट करके इस तरह से अरेंज करना है कि वो 8,000 पूरा हो जाए, तो जिस जिस चीज़ पर हमने जो जो पैसे लगाने हैं वो सारे बजटिंग में आएगा। जी, और कोई बताना चाहिए? देखिए, जो एस्टिमेशन होती है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अक्वायर द फाइनेंस फॉर एनी एक्सपेंस व्हिच यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। एस्टिमेशन हमारे पास पहला स्टेप होता है जहां पे हम सोचते हैं कि अगर हमारे फ्यूचर के अंदर कोई खर्चा आ रहा है जो हम करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम सोचते हैं कि वो पैसे कितने चाहिए होंगे। जैसे आप अपने अगर पॉकेट मनी के लिहाज से इसी एग्जांपल को सामने रखें, तो अप्रैल ये जा रहा है, अभी आजकल तो चले आप घर में बैठे हुए हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस के अंदर जब नॉर्मल हालात होते हैं, तो उन दिनों के अंदर देखें कि जब नेक्स्ट महीना के बारे में आप सोच रहे होते हैं कि जैसे ये अप्रैल चल रहा है, तो आप मई के बारे में या जून के बारे में सोचते हैं कि हमें इतने पैसे उस वक्त चाहिए होंगे, तो उसका एक एस्टिमेट ज़हन के अंदर बनाते हैं, एक अंदाज़ा बनाते हैं कि मई के अंदर या जून के अंदर आपको इतने पैसे चाहिए होंगे कि आपके फॉर एग्जांपल उसके अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं, या उसके अंदर आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, उसके अंदर मजीद चीज़ें लेके आना चाह रहे हैं, जैसे आगे ईद आ रही है तो ईद के बारे के लिहाज से आप कपड़े खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचते हैं यार इतने पैसों के अंदर या इस तरह की चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ। ये असल में एस्टिमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आप उसको मेच्योर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, कितना खर्चा हो सकता है, किस तरह की चीज़ आप लेना चाह रहे हैं, तो आप उसको मेच्योर कर रहे होते हैं। अगेन दिस इज गोइंग ऑन दी एस्टिमेशन। जब वो सारा एस्टिमेशन एक मेच्योर करके आप फाइनल एस्टिमेट बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको मई के महीने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो अब वो 10,000 रुपये आपने कहीं से लाना है, आएगा। नॉर्मली तौर पे आपका केस देखा जाए तो आप अपने वालिद साहब से लेते हैं, घर से लेते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि जनाब मुझे 10,000 रुपया चाहिए। वो क्या कहेंगे, वो हो सकता है आपको कहेंगे यार नहीं 10,000 तो नहीं हो सकता, आपको 8,000 रुपया मिल सकता है। तो आप फिर दोबारा अपने एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं कि यार उसमें से 2,000 कहाँ से निकाल दें उसको, 8,000 रुपये लेके हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आप उसको 8,000 रुपये ले आते हैं और 8,000 रुपया आपको मिल जाता है। वो जो मिल गया है ना आपको, वो आपका बजट है। तो बजट जो होता है ना, वो फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द एक्सपेंस होता है या फाइनेंस होता है या कॉस्ट होता है कि जो जिसकी आपको फॉर्मल अप्रूवल मिल जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जो होता है वो आपका पर्सनल एक मेच्योर्ड अंदाजा होता है कि आपके इतने खर्चे फ्यूचर के अंदर होंगे, और उसके लिहाज से अगर आपका फाइनेंस अप्रूवल हो जाती है जिसके लिहाज से आप पैसे रिलीज कर दिए जाते हैं या आपको दे दिए जाते हैं या मान लिया जाता है कि आपको ये दे दिए जाएंगे, तो वो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बजट के अंदर हो जाता है। और बजट के अंदर फिर मजीद आप उसकी डिवीजन करते हैं कि किस मद के अंदर आप कौन से पैसे लगा रहे होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेशन एंड बजट। और आप देख सकते हैं कि आप चाहे कॉमन लाइफ के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हो या प्रोफेशनली तौर पे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन इनको इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर पहले एस्टिमेट्स लगाते हैं और फिर उसके बाद उसकी बजटिंग होके अप्रूवल होती है और पैसे रिलीज होते हैं। जैसे आजकल के जो दिन है बड़े क्रिटिकल चल रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द कोरोना बट बिकॉज ऑफ द बजट, कि आजकल सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने अपने बजट्स बना रही हैं या उनकी प्रपोजल्स बना रही हैं, एस्टिमेट्स बना रही हैं, ताकि उनका बजट अप्रूव करवाया जा सके। क्योंकि जून के अंदर बजट आना होता है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का और तमाम सूबों का और पाकिस्तान का, तो वो जून के अंदर बजट आना होता है और वो नज़दीक आया हुआ है। तो आजकल तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एस्टिमेट्स बना के भिजवा रही हैं कि नेक्स्ट ईयर के ये हमारे एस्टिमेट्स होंगे, इनके लिहाज से हमारा बजट बनाया जाए। तो ये इन घरों के अंदर भी यही सूरत हाल होती है कि जब आपने कोई चीज़ लेनी होती है या कोई खर्चा करना होता है तो पहले आप एस्टिमेट्स बनाते हैं, फिर उसका फाइनेंस अरेंज करते हैं और फिर उस चीज़ को परचेज करते हैं। तो उसके अंदर भी एस्टिमेशन, बजटिंग एंड देन परचेजिंग, ये सारा काम चल रहा होता है। अब जनाब अली, अगर हम वापस आए एस्टिमेट कॉस्ट के प्रोसेस के ऊपर,
तो आपको इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स नज़र आ रही हैं। ये मोस्टली जो है ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है ड्यूरेशन एस्टिमेशन, उसी वाली ही टेक्निक्स हैं तकरीबन। कुछ चीज़ें मजीद ऐड हो जाएंगी, वो आपको सामने आ जाएंगी। तो 1 बाय 1 चलते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर। अब सिर्फ एस्टिमेशन को आपने ज़हन में रखना है कि आप सिर्फ एस्टिमेट बना रहे हैं, तो एस्टिमेट बनाने के लिए आपके पास क्या क्या टेक्निक्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले है एक्सपर्ट जजमेंट। तो एक्सपर्ट जजमेंट जो होती है ये वही है कि आप अपनी टीम के अंदर देखते हैं कि जो ऑलरेडी एस्टिमेट्स लोग करते रहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो कि इसके अंदर माहिर हैं, उनको आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से एक्टिविटी लेवल पे या वर्क प्रैक्टिस के लेवल के ऊपर जाके इनकी एस्टिमेशंस बना के दें हमें, और उनको फिर आप इस्तेमाल कर सकें। तो व्हेन यू आर यूजिंग अ एक्सपर्ट पर्सन who is capable, experienced, and have done a lot of work about estimations, and the responsibility is given to him or her, and he gives you the estimates, then it is the technique of expert judgment. उसके बाद ये एनालॉगस एस्टिमेशन, ये भी ड्यूरेशन एस्टिमेशन के अंदर डिस्कस हो चुकी है। एनालॉगस एस्टिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इट इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द हिस्टोरिकल डाटा। ये हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले किए हुए हैं, उनके डाटा को रेफरेंस के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज और उसके स्किल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके आप हर एक्टिविटी के लिहाज से एस्टिमेट लगाते हैं कि आपके पास क्या होगा। रेफरेंस बेस्ड जो डाटा होता है वो आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। वो जितना एक्यूरेट होगा, रेलेवेंट होगा, आपका उतना ही ज़्यादा मेच्योर्ड किस्म का एस्टिमेट लगेगा, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप एस्टिमेशंस कर सकते हैं। तो दिस इज द एनालॉगस एस्टिमेशन। इसके लिहाज से याद रखिएगा, जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था ड्यूरेशन एस्टिमेशन में, कि ये बड़ी आसान होती है अगर आपके पास रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल हो, रेलेवेंट और मेच्योर डाटा हो तो आसान होती है। लेकिन अगर वो ना हो तो फिर ये उतनी एक्यूरेट नहीं होती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल ना हो तो फिर वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। फिर आपको इसको किसी और टेक्निक के साथ मिला के इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि नेक्स्ट टेक्निक है पैरामीट्रिक, जैसे कि 3 पॉइंट एस्टिमेशन है, ये इसको मेच्योर कर देती है। तो 3 पॉइंट एस्टिमेशन को के साथ मिला के अगर एनालॉगस पे इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतर हो जाता है। 3 पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक हमने डिस्कस की थी ड्यूरेशन एस्टिमेशन के अंदर। कोई बताएगा जी ये 3 पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक क्या होती है? वही टेक्निक है, सेम टेक्निक है, जस्ट ये है कि वहां पे हम ड्यूरेशन एस्टिमेट करते हैं, यहाँ पे हमने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है। ये 3 पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक क्या होती है, कोई बताएगा जी? तो जिसके अंदर हमने किया था ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और वो मीडियम लेवल की जो थी जी, ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम 3 पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वो 3 पॉइंट फार्मूला क्या है? ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक ओवरऑल डिवाइडेड बाय 6। यानी कि 3 पॉइंट्स के ऊपर फ्लक्चुएशंस देते हुए हम अपने एस्टिमेट को मेच्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कितनी हो सकती है, दरमियान में कितनी हो सकती है, और कम से कम कितनी कॉस्ट हो सकती है। इन फिगर्स को ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड देन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और इस्तेमाल करते हुए हम 3 फ्लक्चुएशंस देते हैं, और उसके बाद फार्मूला के अंदर फिगर्स को इंसर्ट करके हम एक फिगर निकाल लेते हैं कि इस एक्टिविटी की इतनी कॉस्ट होगी। तो दिस विल बी दी 3 पॉइंट एस्टिमेशन। अब जाहिर है कि इसमें अगर आप हिस्टोरिकल डाटा पीछे से यूज कर रहे हैं एनालॉगस एस्टिमेशंस की बुनियाद के ऊपर, तो वो आपको मजीद हेल्प आउट कर देगी, आपके एस्टिमेट को मजीद मेच्योर कर देगी कि आपका एस्टिमेट जो है वो बेहतर हो सके। तो इस तरह से ये एनालॉगस एस्टिमेशन जो है, एनालॉगस एस्टिमेशन जो है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ उस वक्त इस्तेमाल हो सकती है जब आप इसको किसी दूसरी टेक्निक के साथ इस्तेमाल करें। क्योंकि 3 पॉइंट के ऊपर जब फ्लक्चुएशन देते हैं तो आपके पास और इन्वॉल्वमेंट आ जाती है एट्रीब्यूट्स की, यहाँ और बेहतर शक्ल के अंदर ओपिनियन बन जाती है जो कि आपके एस्टिमेट को मेच्योर कर देती है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट टेक्निक के साथ अगर इस्तेमाल की जाए एनालॉगस एस्टिमेशन तो ये ज़्यादा बेहतर हो। बल्कि एनालॉगस एस्टिमेशन को हमेशा किसी ना किसी दूसरी टेक्निक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी की एक और एग्जांपल नेक्स्ट टेक्निक को देखें, पैरामीट्रिक एस्टिमेशन को। तो पैरामीट्रिक एस्टिमेशन के अंदर हम कोई ना कोई एक पैरामीटर की बुनियाद के ऊपर एस्टिमेशन कर रहे होते हैं।
जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास जो है लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन का अगर हम पैरामीटर इस्तेमाल करें, या आपका हिस्टोरिकल डाटा आपको ये बताता है कि आपके लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन जो है वो इस वक्त जो उसकी कॉस्ट चल रही है, फॉर एग्जांपल दैट इज 500 रुपीज पर लाइन ऑफ कोड। यानी कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल डाटा आता है कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 500 रुपीज की कॉस्ट बियर कर रही है एवरेजली, पिछले 3 माह के अंदर उसकी ये एवरेज निकल रही है कि वो 500 रुपीज जो है वो पर लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल कर रही हैं। आप अपने प्रोजेक्ट का साइज निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और वो आता है फॉर एग्जांपल 5 लाख 5 लाख लाइन ऑफ कोड आपने बनानी है, और 500 या 50 फिगर को छोटा कर लेते हैं कि ₹50 पर लाइन ऑफ कोड की इस वक्त एवरेज चल रही है। तो 5 लाख के साथ 50 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके पास पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से जब आप कॉस्टिंग कर रहे हैं तो यू विल यूजिंग द टेक्निक ऑफ पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। इसी तरह से ये तो पूरे प्रोजेक्ट की आप निकल रही है, आप एक्टिविटी लेवल पे चले जाते हैं, उसका साइज निकाल लें, एक एक्टिविटी का साइज निकाल लें और उसके साथ एवरेज के साथ कर सकते हैं। अगेन इसके साथ जरूरी नहीं है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपको डाटा दे रही है आप इसको यूज करें, बट इट इज अ रेफरेंस। आप इसको रेफरेंस को यूज करके अगर चेंजेस आ चुकी हैं, आप महंगाई ज्यादा हो चुकी है और पैरामीटर्स आए, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो 50 वाले हमने फिगर यूज की, पैरामीटर की वैल्यू यूज की है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, 60 पे लेके जाके देख सकते हैं कि हो सकता है वो ज्यादा रेलिवेंट हो। तो इस तरह से जब हम यूज करते हैं तो वी आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि इसके जरिए से काम करना आसान हो जाए। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के अंदर तो बहुत ज्यादा यूज की जाती है, स्क्वायर फीट का फिगर यूज की जाता है, का पैरामीटर यूज किया जाता है। सो दिस इज द पैरामीट्रिक एस्टिमेशन। बॉटम अप एस्टिमेशन क्या होती है, ये भी इसमें सिर्फ इतना फर्क आ जाता है, टेक्निक बहुत सारी दूसरी बाकी भी सारी टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती हैं। सिर्फ ये होता है कि बॉटम अप के अंदर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के वर्क पैकेजेस के लेवल से स्टार्ट करते हैं, या एक्टिविटी लेवल से जब स्टार्ट करके आप अपवर्ड चलते हैं, रोलिंग वेव करते 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 पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पहुंचते हैं, तो दिस इज नोन एज बॉटम अप एस्टिमेशन। बॉटम अप एस्टिमेशन क्या है, टेक्निक कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं, एनालॉगियस यूज हो सकती है, पैरामीट्रिक हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, लेकिन मूव करने का या एस्टिमेशन करने का जो वे है, जो उसका रास्ता निकलता है, वो अगर आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लोएस्ट लेवल को फोकस करके एक्टिविटी लेवल्स को या वर्क पैकेजेस को उनको वन बाय वन करके रोल अप करते हुए टॉप तक जाते हैं, और बीच में भी सारी की सारी एस्टिमेशन करके चलते हुए आप ऊपर तक पहुंचते हैं, तो दिस विल बी दी बॉटम अप एस्टिमेशन। तो ये बॉटम अप एस्टिमेशन होती है। तो ये मेन टेक्निक्स हैं। बाकी जो नीचे वाली है वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बाकी जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मुझे ये थोड़ी सी फीडबैक दें कि आपने जो कॉस्ट एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है उसके लिहाज से दो बड़ी फेमस टेक्निक्स हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी करवाई जाती हैं। तो उसके ऊपर मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको क्या वो सही तौर पे आती हैं या उनको रिवीजन की ज़रूरत है। उसमें एक है लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन और दूसरा है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। क्या इनके ऊपर आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, डिटेल के साथ वाज़ेह है कि ये दोनों टेक्निक्स किस तरह से की जाती हैं? जी ज़रा चैट रूम के अंदर फीडबैक दें, या अगर वो वैसे बताना चाहे तो बताए कि लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन और फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को कैसे करते हैं। क्या आपने ये दोनों टेक्निक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स के अंदर नहीं पढ़ी?
चलिए जी, ठीक है, हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों टेक्निक्स को, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इनको इस्तेमाल भी कर सकें। तो सबसे पहले लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन। ये लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन की स्लाइड नजर आ रही है आपको? अच्छा जी, आप जरा ध्यान के साथ सुनिएगा और ये स्टेप्स नोट कर लीजिएगा कि लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन हम जब करते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं और किस तरह से किया जाता है। लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन जो है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर। यानी कि अगर अच्छा आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है तो ये यानी कि कह लें की तरह की एनालॉगस एस्टिमेशन है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल डाटा को प्राइमरीली तौर पे स्ट्रांगली यूज़ करते हैं। तो आपके पास रेलेवेंट हिस्टोरिकल डाटा हो और अच्छा हो, मेच्योर्ड हो और उस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कई दफ़ा पहले कर चुके हों, तो लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन जो है वो बड़ी यूज़फुल होती है। अब इसको करने के लिए क्या होता है कि आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को लेते हैं। जैसे इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के वर्क पैकेजेस, एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, उसके ये वर्क पैकेजेस हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ये फंक्शन के अंदर जो नजर आ रहे हैं ये वर्क पैकेजेस हैं। यूजर इंटरफेस एंड कंट्रोल फैसिलिटीज, टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस। सपोज दैट दीज आर द डिफरेंट वर्क पैकेजेस इन द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसमें एक वर्क पैकेजेस को उठाते हैं तो बाकी वर्क पैकेजेस की एस्टिमेशन उसी तरह से हम कर लेंगे, तो हमारे पास एक टोटल एस्टिमेट आ जाएगा। तो अभी सिर्फ एक के ऊपर फोकस करें जिसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस है। इसका हम एस्टिमेट लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन की बुनियाद पे किस तरह से करते हैं, और ये 6800 की वैल्यू आती है इसकी एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड, ये कैसे आई है इसको हम जरा समझते हैं कि ये किस तरीके के साथ होगा। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस का हम हिस्टोरिकल डाटा उठाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा, इसका हिस्टोरिकल डाटा उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो क्या आता है। उस तरह का पिछला 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, जिस तरह का प्रोजेक्ट मैनेजर समझता है कि उसको डाटा जो है वो इसके लिए बेहतर होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करेगा, उसके डाटा सेंटर को रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब इसका हिस्टोरिकल डाटा मुझे प्रोवाइड किया जाए। अब ये जब ये प्रोवाइड करेगा तो उसका एक बेस उसके सामने आ जाएगा। फर्ज करें कि उसके पास इसका एक वैल्यू आती है 6000 की। हिस्टोरिकल डाटा कहता है जनाब कि हमारे डाटा के मुताबिक इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस का जो वर्क पैकेज है इसका 6000 का लाइन ऑफ कोड बेस्ड हिस्टोरिकल डाटा है, वो सामने रख लेगा। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को जो टीम में जो इसको एस्टिमेट कर रहा होगा वो इसको बेस बनाएगा, इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करेगा इस हिस्टोरिकल डाटा को, और उसके बाद 3 पॉइंट फार्मूला को यूज करेगा। यही ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली पेसिमिस्टिक। वो अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को और इस हिस्टोरिकल डाटा को सामने रख के कहेगा कि कम से कम इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है। वो ऑप्टिमिस्टिक लाइन ऑफ कोड होगी। वो सोचता है, ब्रेनस्टॉर्म करता है, उसके ऊपर डिस्कशन करता है, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है और करने के बाद वो कहता है कि ऑप्टिमिस्टिकली इसका लाइन ऑफ कोड 46,000 होगा, और वो ये साथ इसको डॉक्यूमेंट करेगा, लिखेगा, इसके रीजंस लिखेगा कि ये 46,000 वो क्यों ले रहा है। वो सारी चीज़ें साथ साथ एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखता चला जाएगा। फिर वो मोस्ट लाइकली के ऊपर आ जाएगा कि दरमियान में फिगर कौन सी आ सकती है। अगेन हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करेगा, अपने स्किल को यूज़ करेगा, एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा, स्किल को यूज़ करेगा, और करने के बाद ये एक फिगर 6900 के लिए आता है। और फिर पेसिमिस्टिक लाइन ऑफ कोड जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कॉस्ट हो सकती है, उसके ऊपर भी सेम प्रोसीजर को अप्लाई करके एक फिगर 8600 की ले आता है। अब ये फिगर्स उसके पास आ गई, फार्मूला की तीनों फिगर्स उसके पास आ गई, उसको इंसर्ट किया फार्मूला के अंदर, और फार्मूला के अंदर इंसर्ट करने के बाद जो फाइनल फिगर आ गई इस वर्क पैकेज के लिए जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस था, दैट इज द 6800 लाइन ऑफ कोड। So this is the way to estimate the size of the ये साइज इसका हो रहा है कि साइज की बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी चीजें इस तरीके के साथ चल रही है। तो ये उसने उसका लाइन ऑफ कोड के अंदर साइज एस्टिमेट कर लिया।
यही प्रोसीजर बाकी के सारे वर्क पैकेजेस के ऊपर अप्लाई करके उनका ये साइज निकाल दिया गया। ये सारे के सारे ये साइज निकला है सबका लाइन ऑफ कोड के अंदर साइज निकाल लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड देन यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड नॉलेज। इन सब को एडअप कर लिया गया तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का साइज क्या निकल आया 33,200 लाइन ऑफ कोड। तो सबसे पहला काम जो होता है ना वो साइज निकालने का होता है। तो साइज निकालने के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन लें, इसके स्टेप्स को देख लें कि हम एक वर्क पैकेज को उठाते हैं, उस वर्क पैकेज का हिस्टोरिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं, उसको सामने रख के और अपने नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए 3 पॉइंट फार्मूला के अंदर तीन फ्लक्चुएशंस देखिए, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक की हम फिगर आउट करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं, उनको फिर इस फार्मूला के अंदर इस्तेमाल करके हमारे पास हर एक वर्क पैकेज का साइज आ जाएगा। सारे के सारे साइजेस जितने भी तमाम वर्क पैकेज के साइजेस आएंगे उनको एडअप कर लेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड आ जाएंगे। तो साइज हमारे पास आ गए। अब हमने इसके दो चीजें मजीद निकाल दी, जिसमें एक तो कॉस्ट है, कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, और दूसरी हमने एफर्ट निकालनी है। ये काम करने के लिए अच्छा यहाँ तक जरा देख लें जी, यहाँ तक साइज निकालने का तरीकाकार सबको क्लियर हो गया? लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन को इस्तेमाल करते हुए साइज कैसे निकालते हैं ये तरीका क्लियर हुआ है? ओके। अब हमने दो मजीद चीजें निकालनी है, तो उसमें कॉस्ट है और दूसरी एफर्ट है। कॉस्ट और एफर्ट को निकालने के लिए हमें दो मजीद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के एट्रीब्यूट्स चाहिए या उनकी वैल्यूज चाहिए जो कि रिक्वेस्ट की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें से एक है जी ऑर्गेनाइजेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी और दूसरा है जी लेबर रेट। पॉइंट नोट कीजिएगा कि कॉस्ट और एफर्ट निकालने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, उसके डाटा सेंटर को रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इस वक्त पिछले 3 महीने की या 2 महीने की या 6 महीने की या पिछले महीने की एवरेज प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी की फिगर हमें दी जाए और उसी के अगेंस्ट हमें लेबर रेट भी प्रोवाइड किया जाए जो कि उसके साथ चल रहा है। तो फर्ज करें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी इस वक्त 620 लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ प्रोड्यूस हो रही है। ये प्रोडक्टिविटी है कि 620 लाइन ऑफ कोड पर एक बंदा एक महीने के अंदर 620 लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम सपोज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली काम कर रहे होंगे तो आपके पास एग्जैक्ट डाटा आएगा जो पिछले महीने का या पिछले 3 महीने का जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिहाज से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस 620 लाइन ऑफ कोड के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है? 8,000 रुपये का पर पर्सन मंथ का। तो ये दो फिगर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड कर देगी। अब देखें कि इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम एक चीज निकाल सकते हैं कि एक लाइन ऑफ कोड की कॉस्ट क्या आ रही है। कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड दैट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम दीज टू वैल्यूज। लेबर रेट को डिवाइड किया जाए प्रोडक्टिविटी के ऊपर तो हमारे पास ये फिगर आती है कि इस वक्त एक लाइन ऑफ कोड की जो प्राइस चल रही है 12.90 है, जो हमें फिगर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। इसको आप रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंजेस आ चुकी है, कंस्ट्रेंट्स चेंज हो चुकी हैं, लिमिटेशंस चेंज हो चुकी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मार्केट पोजीशंस चेंज हो चुकी हैं, सैलरीज चेंज हो चुकी हैं, खर्चे चेंज हो चुके हैं, तो आप इसको बेस बना के इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप फर्ज करेंगे आप चेंज नहीं करते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो साइज तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 33,200 का साइज आपके पास आ चुका है, ये साइज हमारे पास आ चुका था और एक लाइन ऑफ कोड की हमारे पास प्राइस आ चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड लेबर रेट। तो साइज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस 12.90 की फिगर के साथ, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी। सेकंड हमारे पास है जी एफर्ट हमने निकालनी है, तो वो भी इनकी फिगर के निकाल सकते हैं कि हमारे पास साइज आया हुआ है 33,200 का और 620 की प्रोडक्टिविटी है। तो इनको अगर हम इस तरह से यूज कर लें कि 33,200 को डिवाइड कर दें 620 के ऊपर तो हमारे पास एफर्ट आ जाएगी 54% मंथ की। तो ये दोनों फिगर्स निकल आएंगे। तो दिस इज द वे। अब ये 54% मंथ का मतलब क्या है कि इस डाटा के मुताबिक ये हमें बता रहा है कि अगर हम 54 लोग लगा दें ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसका साइज 33,200 बन रहा है तो 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। यहाँ 27 लोग लगा दें 2 महीने में, यहाँ एक बंदा लगाएं तो 54 महीने के अंदर होगा। तो दिस फिगर कैन बी फ्लक्चुएटेड और कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज।
तो ये है जनाब लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन टेक्निक, जिसके जरिए से 3 चीजें निकालते हैं, और यही बेसिक 3 चीजें हम हर एस्टिमेशन में निकालते हैं, साइज, कॉस्ट और एफर्ट। अब इसको जनाब अगेन देख लें जरा जल्दी से, और कोई क्वेश्चन है लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर तो यू कैन आस्क, फिर हम आगे चलते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। $620 is the average productivity which is given by the organization। ये ऑर्गेनाइजेशनल डाटा है कि पिछले जो भी आप वर्षा देते हैं तो पिछले 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये उसको जाहिर कर रहा है। ये 620 जो है दैट इज द एवरेज प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी 620 लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ। दिस इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की। अब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस पे जाने से पहले जरा ये देखें कि ये लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन जो हमने डिस्कस की है, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आए थे, इसी वजह से फिर दूसरी टेक्निक्स के ऊपर हम गए थे। तो आप में से कुछ बताएगा जी कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्यों जी, इसकी वजह क्या है? ऐसा जरा इसकी बताएंगे क्यों नहीं कर सकते? अभी हमने करके तो देखी है। सर एक स्किल्ड बंदा, सर उसके लिए बहुत कम लाइन ऑफ कोड्स होंगे, लेकिन अगर कोई स्किल्ड बंदा नहीं है तो सर वो ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स में करेगा। तो सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ज़्यादा, तो इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। तो इसका तो हल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाल लिया हुआ है कि वो सबसे पहले जो है इसका एक स्टैंडर्ड तय कर देते हैं कि लाइन ऑफ कोड जब आपने लिखनी है तो आपने किस तरीके के साथ लिखनी है और किस किस कॉन्सेप्ट, जैसे वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि इंट ए सेमीकोलन, फिर इंट बी, फिर सेमीकोलन, फिर इंट सी सेमीकोलन, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इंट ए बी सी सेमीकोलन एक ही लाइन में आ जाए, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं जी आपने सिर्फ ये वाला तरीका इस्तेमाल करना, दूसरा इस्तेमाल ही नहीं करना। इस तरह से हर एक चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर दें तो हर एक का स्टैंडर्ड एक ही आ जाएगा और काउंट भी एक ही निकलेगा। सर लेकिन सब लॉजिकली सेम तो नहीं सोच सकते? नहीं, इसके ऊपर आई थिंक सो कि आपके जो प्रोग्रामिंग के टीचर्स हैं उन्होंने आपको कोडिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया है। कोडिंग स्टैंडर्ड के ऊपर लेक्चर्स आपके हुए हैं?
आपकी बुक जो है ना सर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर्स अप्रोच प्रेसमैन, इसके अंदर एक पेज है, उसको जरा सर्च आउट कीजिएगा, जिसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के उन्होंने कन्वर्जन दी हुई है कि कितना साइज होगा तो दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसका कितना साइज होना चाहिए। तो इसके ऊपर काम हो चुका है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ इट इज। अर्लियर जो था, पहले जो था, ये एक प्रॉब्लम था कि स्टैंडर्ड काउंट नहीं निकलता था, लेकिन अब ये है इसके ऊपर काबू पा लिया गया है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड बन चुके हैं। और आप भी जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, कोडिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको कोडिंग करने के लिए इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ आपको एक हैंड आउट दिया जाएगा जो बता रहा होगा कि आपने किन कोडिंग स्टैंडर्ड के तहत कोडिंग करनी है, कि किस तरीके से डिक्लेरेशंस देनी है, किस तरह से कॉल ऑफ फंक्शंस देनी है, कॉस्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरली बताया जाता है। तो और उनके मुताबिक फिर आप कोडिंग कर रहे होते हैं, अगर लाइन ऑफ कोड को स्टैंडर्ड मान के इस्तेमाल किया जाए। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउअडेज। और इसके अलावा क्या डिसएडवांटेज इसका हो सकता है? इसका जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है ना, वो जरा गौर से देखें कि इट इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द हिस्टोरिकल डाटा। ये करंट सिस्टम को उतना फोकस नहीं कर रही है, यानी कि सबसे मेन फोकस तो करंट सिस्टम होना चाहिए ना, कि करंट सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका अपना साइज कितना है, वो सारा का सारा किस चीज पे चल रहा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग की बुनियाद पे चल रहा है कि आपकी स्किल क्या कहती है, आपका नॉलेज क्या कहता है, हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है। लेकिन एक्चुअल करंट सिस्टम जो सामने है उसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे इसके अंदर, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इसको सामने रखते हुए फिर फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के ऊपर काम किया गया, कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की टेक्निक निकाली गई, जिसके लिहाज से फिर इसके ऊपर इस डिसएडवांटेज को काबू किया गया कि करंट सिस्टम को फोकस में लाया जाए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था जिसको फंक्शन पॉइंट एनालिसिस ने कवर किया। तो अब हम फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर जो साइज निकलता है, तो वही तीन चीज, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि हमने तीन चीजें निकालनी है, साइज, उसके बाद कॉस्ट और फिर एफर्ट। तो सबसे मेन चीज साइज है, तो साइज इसमें फंक्शन पॉइंट्स के अंदर निकलेगा। अब फंक्शन पॉइंट क्या होता है? फंक्शन पॉइंट ये होता है, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इसको नोट कर लें। दिस इज द फार्मूला ऑफ फंक्शन पॉइंट। ये फंक्शन पॉइंट का फार्मूला नजर आ रहा है जी आपको? अब इस फार्मूला को देखें तो फार्मूला के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। एक है काउंट टोटल का वेरिएबल है और दूसरा समेशन एफ आई का। अगर इन दोनों को हम समझ लें और इनकी कैलकुलेशंस कर लें, एस्टिमेशंस लगा लें, तो हमारे पास साइज आ जाएगा फंक्शन पॉइंट्स के अंदर। तो इन दोनों को जरा हम समझते हैं। काउंट टोटल जो है, सबसे पहले इसको देखें, ये काउंट टोटल क्या होता है। काउंट टोटल जो है, नोट कीजिएगा कि ये असल में 5 चीजों का मजमुआ है। काउंट टोटल जो है ये 5 मजीद आगे वेरिएबल्स का मजमुआ है, और वो 5 वेरिएबल्स कौन से हैं? वो ये हैं, यूजर की इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इंक्वायरीज हैं, फाइल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं। ये 5। अभी सिर्फ इन चीज पे गौर करें, आगे क्या चीजें आ रही हैं, फिगर आउट की किस तरह होता है उसको बाद में देखते हैं। पहले ये समझ लें कि ये 5 चीजें क्या होती हैं, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम इनकी डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करते और हमारे पास फिर काउंट को समझना, एस्टिमेट करना और फिर उसको आगे प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझें कि फंक्शन पॉइंट इन 5 चीजों की क्या डेफिनेशन देता है, इनको किस तरह से समझता है और आप फिर इनको किस तरह से काउंट करना होता है। तो इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरीज, फाइल्स और इंटरफेसेस, इनकी डेफिनेशंस फंक्शन पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में इसके रेफरेंस से आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब ये एस्टिमेशन इसकी सही होंगी। यही इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम इनकी डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये 5 चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर इनकी डेफिनेशंस डिफरेंट हैं। तो जब आप फंक्शन पॉइंट में इस काम कर रहे हो तो आपने फंक्शन पॉइंट जो इसकी डेफिनेशंस देता है, आपने उनको फॉलो करना है।
और उनके मुताबिक आप करेंगे तो फिर आपके पास एस्टिमेट्स सही और अच्छे मैच्योर्ड आएंगे। तो सबसे पहले देखें इनपुट और इंक्वायरी को, इनको इकट्ठा देखें तो आपकी इसकी डेफिनेशन की समझ आएगी। सो एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दो काम आपने लाजमी किए होंगे कि आपने अपना ईमेल अकाउंट बनाया होगा और फिर इस्तेमाल किया होगा, बल्कि करते हैं आप, इस्तेमाल भी करते हैं और ज़ाहिर फर्स्ट टाइम आपने उसको बनाया भी होगा। जब आपने साइन अप किया, अकाउंट को बनाने को हम साइन अप कहते हैं और लॉगिन करने को हम क्या कहते हैं, साइन इन। अब इन दोनों चीज़ों को ज़रा गौर से देखें और इनके बैकग्राउंड के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है उसके ऊपर गौर करें। जब आप साइन अप करते हैं, सिर्फ साइन अप को गौर से देखें, जब आप साइन अप करते हैं तो आप अपना डाटा देते हैं, अपना पर्सनल डाटा देते हैं, नाम देते हैं, पासवर्ड सेट आउट करते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी होती है, फ़ोन नंबर वगैरह मांगा होता है वो देते हैं, और वो देने के बाद जब सबमिट करते हैं तो वो फिर सर्वर के ऊपर जाके परमानेंटली तौर पे स्टोर होता है। क्यों जी, ऐसा ही होता है ना जी कि आप डाटा देते हैं और डाटा देने के बाद जब आप सबमिट करते हैं और अगर कोई वेरिफिकेशन वगैरह वैलिडेशन लगी हुई है उससे वो निकल जाता है, तो फिर वो डाटा स्टोर के अंदर जाके परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये साइन अप का केस है, सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि डाटा गया और जाके डाटा स्टोर के अंदर परमानेंटली स्टोर हो गया। जब आप साइन इन करते हैं तो फिर क्या होता है, आप अपना पासवर्ड देते हैं और अपना आईडी देते हैं, ये दोनों चीजें देते हैं, ये सर्वर के पास जाता है और जो स्टोर डाटा है उसके साथ वैलिडेट होता है, कंपेयर होता है। अगर तो कंपेयर हो जाता है तो आप एक वैलिड यूजर के तौर पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाया जाता है, और अगर आप कंपैरिजन फॉल्स होता है तो आपको कहा जाता है कि यू आर नॉट अ वैलिड यूजर, या आप दोबारा से अपने क्रेडेंशियल्स दें, या आप दोबारा से आईडी और पासवर्ड दें। अब इसमें डाटा जो है जाके स्टोर नहीं हुआ, बल्कि प्रोसेसिंग की बुनियाद के ऊपर आपके सामने एक स्टेटस आया है कि आप एक वैलिड यूजर हैं या नहीं है। स्टोर डाटा नहीं दिखाया गया, बल्कि आपके पास आपका डाटा दिया हुआ जाके प्रोसेस हुआ है और एक स्टेटस आपके सामने आया है। ये दूसरी एग्जांपल होगी। अब दोनों को जरा हम अलग-अलग कर लेते हैं। इनपुट क्या होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, कि जब आप डाटा देते हैं और जाके डाटा स्टोर के अंदर जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है, तो दैट इज इनपुट according to function point analysis. Or if you give the data and that data is processed and a status is given to you after processing, not the data but a status is given to you, so then it is inquiry. फिर ये एक inquiry होती है। एक और एग्जांपल को देखें। आप स्टूडेंट्स का सबका डाटा CMS के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड है, ये जब दिया गया तो it will be treated as input by the CMS according to function point analysis. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आपके स्टूडेंट के, आपकी क्लास की वो परसेंटेज बताएं जिनका CGPA 3.5 से ज्यादा है, उन स्टूडेंट की परसेंटेज बताई जाए जिनका CGPA 3.5 से ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आपको CMS या प्रोसेसिंग के बाद स्टेटस दिया जाता है जनाब ये स्टूडेंट्स 20%, तो ये डाटा नहीं आया बल्कि एक स्टेटस आपके सामने आया है प्रोसेसिंग करने के बाद कि 20% स्टूडेंट्स हैं जिनका 3.5 से ज्यादा CGPA है। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज इंक्वायरी बाय फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस इसको इंक्वायरी करेगा। लेकिन इसी एग्जांपल के अंदर अगर हम ये चेंज कर देते हैं कि हमें उन स्टूडेंट की लिस्ट दी जाए, उन स्टूडेंट्स का डाटा दिया जाए, उनका नाम और रोल नंबर दिया जाए जिनका CGPA 3.5 से ज्यादा है, तो फिर ये इंक्वायरी नहीं होगी बल्कि क्या चीज बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। फिर ये आउटपुट, क्योंकि आप स्टोर डाटा को दिखा रहे हैं, अब हमने आउटपुट के वेरिएबल को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर फर्क क्या हुआ, दोबारा से सुन लें जरा इन तीन चीजों का, इनपुट, आउटपुट और इंक्वायरी का। इनपुट क्या होती है कि आप डाटा देते हैं और डाटा स्टोर में जाके स्टोर हो जाता है परमानेंटली तौर पे, तो दैट विल बी दी इनपुट। स्टोर डाटा अगर आप एक्सटर्नली तौर पे यूजर्स को दिखाते हैं, स्टोर डाटा को दिखाते हैं, तो दैट विल बी आउटपुट, वो आउटपुट होगी। और जो इंक्वायरी होगी, दैट इंक्वायरी क्या होगी कि आप डाटा देते हैं, पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं, डाटा को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और एक स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है जो किसी शक्ल में भी हो सकता है, परसेंटेज की शक्ल में हो सकता है, एवरेज की शक्ल में हो सकता है, यस नो की शक्ल में हो सकता है, ट्रू फॉल्स की शक्ल में हो सकता है, किसी शक्ल में भी इस तरह से हो सकता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्वायरी। तो ये फिर एक इंक्वायरी की शक्ल के अंदर फंक्शन पॉइंट लेता है।
तो ये जनाब इन 3 चीज़ों के दरमियान फर्क है जी। इन तीनों की डेफिनेशन क्लियर हुई है जी, इनपुट की, आउटपुट की और इंक्वायरी की जी। जरा चैट रूम में रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है जी फाइल्स। फाइल्स क्या, तो ये सिंपल डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, उनका काउंट है, डेटाबेस के टेबल्स का काउंट है। डेटाबेस का सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जितने आपके पास टेबल्स होते हैं वही फाइल्स की शक्ल के अंदर दिए जाते हैं। लास्ट एट्रीब्यूट है जी एक्सटर्नल इंटरफेसेस का। ये जैसे इसका नाम जाहिर कर रहा है, दीज आर द नंबर ऑफ स्क्रीन्स और द नंबर ऑफ इंटरफेसेस व्हिच मस्ट बी देयर टू यूज दैट एप्लीकेशन। जैसे आप CMS को सामने रखें तो उसके ये आपके स्टूडेंट की देखें कितनी स्क्रीन आती हैं, आपकी लॉगिन की स्क्रीन आती है, उसके बाद आपकी मेन स्क्रीन आ जाती है, वहाँ से आगे मजीद लिंक्स निकलते हैं, वो सारे के सारे को काउंट कर लें तो जितनी स्क्रीन आपको चाहिए होंगी स्टूडेंट्स को की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वो सारी की सारी यूजर इंटरफेसेस होंगी। तो वो जितने टाइप्स ऑफ यूजर होते हैं पहले उनको ले लेते हैं, फिर हर एक के लिहाज से आप उनकी हायरार्की बना लेते हैं कि उनकी स्क्रीन कितनी बनेंगी, जिसको टेक्निकली तौर पे साइट मैप कहा जाता है। तो आप हर एक यूजर का साइट मैप बना लें तो आपके सामने उनके नंबर ऑफ स्क्रीन हायरार्की की शक्ल में, जैसे WBS की हायरार्कियाँ बनाते हैं उस तरह की एक हायरार्की बन जाती है और हमारे पास नंबर ऑफ स्क्रीन आ जाती है। तो ये जनाब 5 एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो पहला काम ये हो गया कि इनको समझना है कि इन 5 चीज़ों की डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद इनका काउंट ले लेना है आपने। जैसे इनपुट्स हैं, इनपुट्स के अच्छा इस इनपुट्स के लिहाज से या आउटपुट्स के इंक्वायरीज के लिहाज से, या एक चीज़ और में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एक काम करने के लिए जितनी फील्ड्स देते हैं आप, वो सारी की सारी इन टोटलिटी एक इनपुट के तौर पर ट्रीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप साइन अप करते हैं और साइन अप करने के लिए अपना नाम प्रोवाइड करते हैं, अपना पासवर्ड सेट आउट करते हैं, आपसे फोन नंबर लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, तो ये मजमूई तौर पे एक इनपुट होगी, ये फील्ड्स के नंबर नाम पे काउंट नहीं होगा, टास्क की बुनियाद पे होगा। एक टास्क को करने के लिए जितनी चीज भी देंगे वो इन टोटलिटी वो एक इनपुट के तौर पे होगी। इसी तरह आउटपुट क्या, एक चीज हासिल करने के लिए आपके पास अगर बहुत सारा डाटा फील्ड्स की शक्ल में देते हैं लेकिन वो काम एक के ही रिलेटेड है तो वो एक आउटपुट होगी। तो इस तरह से इनके काउंट के अंदर आपने इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये काउंट आप ले लेते हैं। काउंट लेने के बाद आपने हर एक को क्लासीफाई करना होता है। जैसे इनपुट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इनपुट्स आई हुई हैं, तो आपने 10 इनपुट्स जो हैं उन सबको क्लासीफाई करना है सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स के अंदर। कि आपके पास कितनी सिंपल इनपुट्स हैं, कितनी एवरेज इनपुट्स हैं उन 10 में से, और कितनी उन 10 में से कॉम्प्लेक्स हैं, उनको आपने अलग अलग करना है। किस बुनियाद पे, सुन ले इसको, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं कि ये सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स किस तरह से होगी। अब 1 बाय 1 चलिए, पहले इनपुट्स को देखें। ये रिलेटिव होता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप रिलेटिवली देखते हैं कि सिंपल इनपुट कौन सी हो सकती है। जैसे अगर एक इनपुट आपको ये बताई जाती है कि एक इनपुट आप ये साइन अप करने के लिए देते हैं और उन पर कोई वैलिडेशन चेक्स नहीं लगे हुए, जस्ट आप डाटा देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपना पासवर्ड सेट करते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो डाटा स्टोर में जाकर स्टोर हो जाता है। और एक दूसरी साइन अप है, उसके अंदर जाकर वैलिडेशन होती है। पहले आपको चेक किया जाता है कि आप PUCAT के स्टूडेंट हैं, आपको रोल नंबर को देखा जाता है कि वो सही है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर वैलिडेशन चेक्स लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि जो पहला केस है उससे आपके पास ये दूसरा केस या तो एवरेज में जाएगा या कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ये सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, वैलिडेशन चेक्स लगे हुए हैं। सिमिलरली आउटपुट्स के अंदर देखें कि अगर आउटपुट के अंदर डाटा आपके सामने निकल के बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद आ रहा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लगा के फिर आपके आ रहा है, और एक डाटा ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर सिंपल जस्ट आप यही देते हैं और फौरन डाटा आपके पास आता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो जाहिर है जो पहला केस है वो एवरेज या कॉम्प्लेक्स में जाएगा और सेकंड केस जो है वो सिंपल की तरफ जाएगा। इंक्वायरीज का भी यही हिसाब होता है कि रिलेटिवली अब देखते हैं कि उसके ऊपर कितने ज्वाइंस लगे हुए हैं, कितने आपके पास टेबल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी किस्म की प्रोसेसिंग हो रही है, और रिलेटिवली जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी जिसकी बुनियाद पे आपके पास एक स्टेटस आता है तो उतना वो एवरेज या कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा, या फिर अगर बिल्कुल लीस्ट है तो फिर वो सिंपल की तरफ चला जाएगा।
फाइल्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे आप ये डिस्टिंक्शन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अच्छी तरह आप जानते होंगे कि जो टेबल होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बुनियाद रोज होते हैं या कॉलम्स होते हैं। जरा रिस्पॉन्स नहीं जरा चैट रूम कि जो हमारे पास एक टेबल होता है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रोज पे डिपेंड करती है या कॉलम्स पे डिपेंड करती है? जी शाबाश, वेरी गुड। कॉलम्स पे डिपेंड करती है क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जितने ज्यादा हमारे पास कॉलम्स होंगे उतना टेबल वो कॉम्प्लेक्स होगा, और जितने कम होंगे उतना ही वो रिलेटिवली सिंपल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो फाइल्स को आप या टेबल्स को आप इस बुनियाद के ऊपर उनकी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। आखिरी रह जाते हैं कि हमारे पास इंटरफेसेस के अंदर जो डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, दैट इज द नंबर ऑफ कंट्रोल्स। जितना किसी स्क्रीन के ऊपर आपको ज्यादा कंट्रोल्स देने पड़ेंगे, यानी कि जितने ज्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, डायलॉग बॉक्सेस होंगे, इस तरह से मेन्यूज होंगे, लिस्टें होंगी, आप चेक बॉक्सेस होंगे या रेडियो बटन्स होंगे, जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्क्रीन होगी, और जितने कम होंगे उतने ही उनके ऊपर वो उतने ही सिंपल की तरफ जा रहे होंगे। So these are the general guidelines through which you can classify these attributes into simple, average and complex. तो इनकी बुनियाद के ऊपर आप इनको सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जब ये डिवीजन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। ये आप यहाँ पे ये कुछ फिगर्स देख रहे हैं, ये वेटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे इनपुट्स के सिंपल का वेटिंग फैक्टर 3 दिया हुआ है, एवरेज का 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। ये फंक्शन पॉइंट ने खुद से कांस्टेंट वेटिंग फैक्टर्स निकाल के आपको दे दिए। जो काउंट आप क्लासीफाई करते हैं, फर्ज करेंगे आपके पास इनपुट्स 10 आई हुई हैं और उन 10 में से 3 जो है वो सिंपल हैं, इस तरह 3 जो है वो एवरेज हैं और बाकी 4 कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको रिस्पेक्टिवली इन वेट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करके एडअप करके यहाँ पे फिगर लें। दोबारा सुन लें कि फर्ज करें आपके पास टोटल काउंट आया है 10 का इनपुट्स का, और उस 10 में से 3 सिंपल हैं, 3 एवरेज हैं और 4 कॉम्प्लेक्स हैं। तो इन 3 और 4 को इन रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 9 21, और ये 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 21 और 24 हमारे पास 45 हो जाएंगे। तो ये 45 की फिगर यहाँ पे। यही काम बाकियों के साथ आप करें, और काम करने के बाद जब सबके ये फिगर्स यहाँ पे आ जाएंगी, ये पांचों की पांचों यहाँ पे फिगर्स आ जाएंगी, उनको एड अप करेंगे तो दैट विल बी दी काउंट टोटल। वो हमारे पास काउंट टोटल होगा। तो दिस इज द वे टू एस्टिमेट द काउंट टोटल बाय यूजिंग फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। तो जरा दोबारा से जल्दी से देखें और बताएं जी, ये क्लियर कि काउंट टोटल किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी, आपने कहा था कि जब इनपुट्स की हम बात कर रहे थे कि जब एक इनपुट आ रही है, लाइक उसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं इनपुट की, तो हमने उसको एक इनपुट कंसिडर करना है जी। तो सर टोटल काउंट कैसे मिल सकता है, यानी कि कितने यूजर साइन अप कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे कि टोटल इनपुट इतनी आ रही है? नहीं, इस केस में इस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आप ये देखेंगे कि अगर आपके यूजर की टाइप्स डिफरेंट हैं और उनका लॉगिन करने का तरीका डिफरेंट है, एक तो वो अलग-अलग इनपुट्स के तौर पर ट्रीट होंगे, लेकिन अगर सारे के सारे यूजर जो है वो एक ही तरीकाकार के जरिए से और एक ही तरह की कंडीशंस की बुनियाद पर लॉगिन हो रहे हैं डाटा को प्रोवाइड करते हुए, वो फिर टोटली तौर पे सिर्फ एक इनपुट होगी। अगर वो डिफरेंट से हो रहे हैं तो फिर जितने डिफरेंट हो रहे हैं उतनी काउंट आएगा इनपुट्स का। ओके सर, थैंक यू। पांचों एट्रीब्यूट्स को और से देखें, यहाँ से एक और रेफरेंस नोट कर लें कि ये जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये मजमूई तौर पे और से देखें तो ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ना, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, इंक्वायरीज, इंटरफेसेस, टेबल, ये मजमूई तौर पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको एक और नाम दिया जाता है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर, इट इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन डोमेन। इंफॉर्मेशन डोमेन।
तो जनाब ये हो गए अकाउंट टोटल को एस्टिमेट करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो दूसरा वेरिएबल था फार्मूले के अंदर समेशन एफआई, ये जैसे अभी हम कह रहे थे कि अकाउंट टोटल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो समेशन एफआई है ये नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स की एस्टिमेशन है। यहाँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की पार्टिसिपेशन देने के लिए ये वेरिएबल हमारे पास मौजूद होता है। ये टोटल 14 हैं जी, जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं ये 14 हैं, और इसका तरीकाकार एक क्वेश्चनर की शक्ल के अंदर है। जिस तरह से आप टीचर्स के एवेल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, उसी तरह का ये तरह का क्वेश्चनर है जिसमें 14 टोटल फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स क्या हैं, इसको जरा गौर से आज थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको डिटेल जो है वो बड़ी कॉमन सी हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, इनको आप देखेंगे तो हर एक किसी न किसी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये डाटा कम्युनिकेशन सेकंड को देखें तो डाटा कम्युनिकेशन की नेचर आपके प्रोजेक्ट में क्या है, वो एक स्केल के ऊपर आपने मेजर करनी होती है। किस बुनियाद पे? अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने नॉलेज की बुनियाद पे, अपने स्किल्स की बुनियाद पे, अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे, हिस्टोरिकल डाटा की बुनियाद पे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इस स्केल के ऊपर, जो कि 1 to 5 का स्केल होता है, स्केल इसका यही आपने इस्तेमाल करना होता है। 1 to 5 के स्केल के ऊपर आप एवेल्यूएट करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर डाटा कम्युनिकेशन की नेचर क्या होगी। अगर आप 5 पे रेट करते हैं फॉर एग्जांपल इसमें, तो इसका मतलब डाटा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है आपके प्रोजेक्ट में, और अगर आप 3 पे कर रहे हैं तो एवरेज किस्म के दरमियान में, और अगर आप 1 पे करते हैं तो ना होने के बराबर है। इस तरह से आप हर एक इन फैक्टर्स को आप इस स्केल के ऊपर एवेल्यूएट कर लेते हैं, और एवेल्यूएट करने के बाद जहाँ पे आप उसको रेट करते हैं उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए तो बैकएंड रिकवरी को 2 के ऊपर रेट किया है तो उस 2 को आपने निकाल लिया। इसको डाटा कम्युनिकेशन को 3 पे रेट किया तो 3 को निकाल लिया। इस तरह हर एक को जहाँ आपने जिस नंबर के ऊपर रेट किया हुआ है वो नंबर आप निकाल लेते हैं, और उन सबको आप एट द एंड एड अप कर लेते हैं, तो यू गेट द समेशन एफआई या कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स। उनकी वैल्यू अब निकल आती है, तो यहाँ पे इसकी 53 की निकल। अब इसमें देखें जी मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, क्योंकि आप मैक्सिमम इसको 5 पे रेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप तमाम के तमाम फैक्टर्स को 5 के ऊपर रेट कर देते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 14 × 5 70 होगी। इस 70 की फिगर्स को एक स्टैंडर्ड के तौर पर दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है कि समेशन एफआई एंड कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 70 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो समेशन एफआई की किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे 53 आई हुई है, तो 53 को कंपेयर किया जाएगा 70 के साथ। अब भी एक प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू, एक दूसरा प्रोजेक्ट है, उसकी वैल्यू 20 आती है समेशन एफआई की, इसकी 53 आ रही है, तो कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? 70 के रेफरेंस है, 70 मैक्सिमम हो सकती है, तो जाहिर है कि ये जो 53 वाला है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू 20 वाला, 20 वाले से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जितनी वैल्यू 70 के नजदीक होगी आपका प्रोजेक्ट उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड मीट्रिक विच इज यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो जितना वैल्यू 70 से कम होगी उतना आपका प्रोजेक्ट सिंपल होता है। सो दिस इज द वे टू एस्टिमेट द समेशन एफआई वैल्यू इन द फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। अब जनाब यार हमारे पास ये दोनों फिगर्स आ गए, काउंट टोटल आ गया, समेशन एफआई आ गया, इसके अंदर आप इंसर्ट करें दी वैल्यूज को, तो आपके पास साइज आ जाएगा प्रोजेक्ट का इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स की टर्म्स के अंदर हमारे पास साइज आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा दैट विल बी दी फंक्शन पॉइंट्स, वो फंक्शन पॉइंट्स होंगे उस प्रोजेक्ट। बाकी जो इसके बाद काम रह जाता है कॉस्ट निकालने का और जो एफर्ट का, वो वही तरीका है जो कि हम लाइन ऑफ कोड के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन से अब डिमांड करेंगे कि हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी बताई जाए और लेबर रेट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स। फंक्शन पॉइंट्स के अंदर हमें एवरेज प्रोडक्टिविटी दे दी जाए और हमें लेबर रेट दे दिया जाए। वो हमें वो लेबर रेट और एवरेज प्रोडक्टिविटी देंगे। उन दोनों फिगर्स को यूज करके आप एक फंक्शन पॉइंट की कॉस्ट निकाल लेंगे। साइज आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, इस साइज के साथ उस एक फंक्शन पॉइंट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपके पास प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। और उसके बाद रहेगी एफर्ट, तो एफर्ट का भी वही फार्मूला होगा, बस यूनिट्स चेंज होंगी कि साइज विल बी डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो जब साइज को एवरेज प्रोडक्टिविटी पे आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट दी एफर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सिर्फ आपके पास ये जो यूनिट्स है वो चेंज होंगी, बाकी तरीका वही रहेगा जो कि हम लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं।
तो ये था जनाब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, और आज का लेक्चर को भी हम यहीं तक रखते हैं। इसको दोबारा से रिवाइज कर लें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी आ रही है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन।